Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study for You. Guys, today's topic is liberalization of education in India. आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा प्रणाली का उदारीकरण. फ्रेंड्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है यह बीएड, बीटीसी, टेट इन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है. तो जानेंगे आज कि भारत में जो शिक्षा प्रोसेस है, शिक्षा प्रणाली है, इसका उदारीकरण क्या है, इसका मतलब क्या है. ओके, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ओके, आइए शुरू करते हैं टॉपिक को. वहीं अब जानते हैं उदारीकरण क्या है. व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है. इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसमें अनावश्यक प्रतिबंध लगे हों, अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस लगे हों, उस रेस्ट्रिक्शंस को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है. आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो इसका अर्थ व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कराना है. अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो आर्थिक उदारीकरण होगा, ठीक है. लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो शिक्षा में उदारीकरण देखेंगे. फ्रेंड्स, जो आर्थिक उदारीकरण है यह किसी भी बिज़नेस में लगाया जाता है. जब कोई बिज़नेस अगर बिज़नेस को बढ़ाना है और उसमें अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, किसी वजह से रुकावट पैदा हो रही है, तो वो बिज़नेस क्या है, अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, आगे नहीं फैला पाएगा और वो फ्रीली वर्क नहीं कर पाएगा. इसीलिए उस टाइम ज़रूरत होती है, अगर भारत देश में या फिर किसी भी देश में अपनी आर्थिक स्थिति को सही करनी है, तो वहाँ पे बिज़नेस के जो भी अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस है उसको हटाना ज़रूरी होता है. तो आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो इसका अर्थ होता है व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कराना, नियम कानूनों को सरल बनाना ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके. इसका मतलब है कि नियम कानून को सरल बनाना, ऐसा कोई नियम ना बना देना जिसकी वजह से कोई बिज़नेस खुद को आगे एक्सपेंड ना कर पाए, फैला ना पाए, अपने बिज़नेस को देश दुनिया तक ना पहुंचा पाए. ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना या उदारीकरण हेल्प करता है, ठीक है. तो नियम कानून को सरल बनाना ताकि कोई भी बिज़नेस, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था अपने बाज़ार को अच्छे तरीके से, फ्रीडम तरीके से वो एक्सपेंड कर सके. वहीं दूसरे शब्दों में देखें तो उदारीकरण भारत में कुछ सुधारों और नीतियों को दर्शाता है. ओके, उदारीकरण क्या होता है, ये भारत में कुछ सुधारों को और कुछ नीतियों को दर्शाता है. इन सुधारों को सामाजिक आर्थिक नीति के क्षेत्र में प्रतिबंधों में छूट के रूप में कहा जा सकता है. जो भी सुधार होते हैं वो या फिर सामाजिक रूप से सुधार हुए हैं या आर्थिक रूप से सुधार हुए हैं. ये जो रूल्स होते हैं, इन आर्थिक या सामाजिक रूप में जो भी सुधार किए जाते हैं वो प्रतिबंध को हटाया जाता है. सुधार मतलब कि वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए रहते हैं, उन बैन्स या रेस्ट्रिक्शंस को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है. उदारीकरण का सिंपल अर्थ है फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा रूल्स जिसकी वजह से कोई व्यापार या कोई संस्था में रुकावट पैदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट की उस इंटरफेरेंस को रोकना, उस प्रतिबंध को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है. लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूविंग ऑल unnecessary controls and restrictions imposed by government, which provide greater autonomy to the business, institute and all, which helps in decision making and eliminates government interference. Okay? सामान्य रूप से उदारीकरण शब्द का प्रयोग आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में किया जाता है. वैसे तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने अभी तक उदारीकरण आर्थिक रूप में पढ़ा होगा, ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. लेकिन आज हम एजुकेशन लिबरलाइजेशन देखेंगे कि भारत में एजुकेशन सिस्टम में लिबरलाइजेशन क्या है. हालांकि भारत आर्थिक रूप से उदार है परंतु शिक्षा प्रणाली उदार नहीं है. गाइस, मैंने जैसे बताया आपको, उदार मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं किसी व्यापार, किसी संस्था में, उस रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, मतलब रेस्ट्रिक्शन हटाना मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हटाना, ठीक है, वो उदार कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है. लेकिन शिक्षा में ऐसा है कि यहाँ पे हमारी जो
एजुकेशन सिस्टम इंडिया की वो एक्सपेंड नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उसमें कई रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कई ऐसे प्रतिबंध लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूट अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी और संबद्धता कैंपस के बोझ की कमी से ग्रस्त है। भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो ऑटोनॉमी की कमी की वजह से, मतलब शिक्षा प्रणाली को फ्रीडम नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है, पूरा अधिकार नहीं है, जिसकी कमी से शिक्षा प्रणाली खुल के नहीं आ पा रही है। इसमें क्या है? लचीलेपन की कमी है। किसमें? भारत की शिक्षा प्रणाली में लचीलेपन की कमी के कारण यह शिक्षा प्रणाली आगे एक्सपेंड नहीं कर पा रही है अपने आप को। कंपनी अधिनियम के अनुसार भारत में शैक्षिक संस्थान केवल ट्रस्ट सोसाइटी और धर्मार्थ कंपनियों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। भारत में जो कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट सोसाइटी और धर्मार्थ कंपनियों द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसरों की स्थापना के लिए नियमों को परिभाषित और स्पष्ट नहीं करती है। परिसर मतलब कि कैंपस को स्थापित करने के लिए सही से किसी भी नियम को क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती है, परिभाषित नहीं करती है। भारत सरकार जो भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भारत में परिसरों की या फिर भारत में जो भी कैंपस होते हैं उनकी स्थापना के लिए अच्छे से नियमों को क्लियर तरीके से नहीं बताती है। शैक्षिक संस्थानों को भारत में डिग्री प्रमाण देने की अनुमति नहीं है। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे जब आप किसी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट संस्था में, प्राइवेट कॉलेज में जब आप कोई भी डिग्री लेते हैं तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट तो तुरंत मिल जाता है रिज़ल्ट निकलने के बाद, लेकिन डिग्री के लिए टाइम लगता है। इट मीन्स जो डिग्री होती है वो जो शैक्षिक संस्था होती है वो नहीं देती है, बल्कि भारत सरकार की तरफ से डिग्री दिया जाता है। तो शैक्षिक संस्थानों को भारत में डिग्री प्रमाण देने की अनुमति नहीं है। शिक्षा विभाग ने लगभग 150 विदेशी संस्थाओं को एक व्यवस्था के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ पाठ्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति दी है। विश्वविद्यालयों के पास पर्याप्त अनुभव और आवश्यक पूर्व शर्त है कि वे नए भविष्य के शोधकर्ताओं और शिक्षकों को तुरंत प्रशिक्षण देना शुरू करें। ओके, तो अब देखते हैं भारत में शिक्षा प्रणाली पर उदारीकरण के प्रभाव क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, हर एक चीज़ के दो प्रभाव होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ देखेंगे कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उस पर उदारीकरण का क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ओके, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आइए देखते हैं अब सकारात्मक प्रभाव क्या है भारत में शिक्षा प्रणाली पर उदारीकरण के पॉजिटिव इफेक्ट्स। उदारीकरण से धन लाया जाएगा जो शोध आधारित कैरियर की सुविधा प्रदान करेगा। तो उदारीकरण से क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होगा, वो ऐसे ही किसी को पैसे नहीं दे देंगे, शोध आधारित होगा, मतलब रिसर्च किया जाएगा, रिसर्च करने के बाद कैरियर की सुविधा प्रदान करेगा और भारतीय शिक्षकों और छात्रों के भविष्य के लिए एक उचित विकल्प बनाएगा। शिक्षा संस्थानों में प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करेगी कि वे शिक्षा के लिए अत्यधिक प्रीमियम भुगतान ना करें। भारतीय अर्थव्यवस्था को शिक्षा क्षेत्र के आर्थिक स्रोत का एक बड़ा हिस्सा बनने के साथ बढ़ावा मिलेगा। सैकड़ों भारतीय छात्र विदेशों में कई अरब अमेरिकी डॉलर की वार्षिक लागत पर अध्ययन करते हैं और यह छात्रों के पलायन को भी रोक सकता है। जिन्होंने विदेश में अध्ययन करने के लिए देश छोड़ दिया, इससे भारत की विशाल पूंजी की बचत होगी। शिक्षित आबादी में वृद्धि से प्रौद्योगिकी और संचार में तेजी से विकास होगा। उदारीकरण छात्रों को एक डिग्री के अतिरिक्त लाभ के साथ घर के करीब अध्ययन का एक विकल्प प्रदान करता है जो दुनिया भर में वैध होगा। अब देखते हैं नकारात्मक प्रभाव भारतीय शिक्षा प्रणाली पर
उदारीकरण के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मोटे तौर पर एक अनियमित बाजार है। जो इंटरनेशनल हायर एजुकेशन है ये कंटिन्यूअस नहीं चलता है, अनियमित है। ओके, ये नियमित बाजार नहीं है। विकासशील देशों में स्थानीय संस्थान भी इसी तरह अनियमित हैं। छात्र इस तरह की सेवाओं को अधिक जानकारी या समझ के बिना लाभ लेते हैं। मतलब छात्र इसके लाभ तब लेते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, वो आधी अधूरी जानकारी के साथ इसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। संदिग्ध संस्थान भारत में कम गुणवत्ता वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी बना सकते हैं। यहाँ तक कि नकली संस्थानों का भी जोखिम है। भ्रष्टाचार भारत में बड़े पैमाने पर है। इस तरह की नीतियों के परिणाम स्वरूप रिश्वत, झूठी डिग्री, आंशिक अंकन आदि के मामले में बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं शैक्षिक उदारीकरण को सफल बनाने हेतु सुझाव। ठीक है, शैक्षिक उदारीकरण को सफल बनाने हेतु कौन कौन से सुझाव हैं उसे देखेंगे। सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल लिबरलाइजेशन। उदारीकृत विश्वविद्यालयों को दीर्घकालिक संचालन स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस प्रणाली को ऑपरेशन के सभी तरीकों पर लागू किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित हो कि विदेशी खिलाड़ियों और उनके सहयोगी कुछ वर्षों के बाद अपने कार्यों को बंद नहीं करें। प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जानी चाहिए जो अपने मूल देशों में मान्यता प्राप्त हुई हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देनी है उन संस्थानों को देनी चाहिए जो मूल देश के हैं, अपने देश में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, संस्थानों को भी मान्यता एजेंसी की नवीनतम लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करने को कहा जाए। एकाधिकार से बचने के लिए प्रणाली को पारदर्शी और त्वरित बनाया जाएगा। प्रभावी पंजीकरणीय और प्रमाणन प्रणालियों की भी आवश्यकता है। इस तरह के विनियमन से गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को भागीदारी से रोकने, उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने और सूचित करने से रोकना चाहिए। भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों को सक्षम बनाया जाए। इस तरह से उच्च शिक्षा सेवाओं के उदारीकरण से लाभ एक तरफा और बहुपक्षीय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो या कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।